अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया के सबसे ज्यादा बसने वाले लोगों की धरती। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे इंडिया की। जिसको अमूमी तौर पर भारत, हिंदुस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पे तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ लोग बसते हैं। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहलाती है। यहाँ पे पुराने दौर में बहुत सारे मज़ाहब के लोगों को बसने का मौका मिला है और इसके साथ साथ ये मुल्क जनूबी एशिया में वाक़या है। इसके मशरिक में म्यांमार और बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं, तो इसके जनूब में बहराए हिंद मौजूद है और इसके शमाल की जानब चाइना और नेपाल जैसे मुल्क वाक़या है और इसके मगरिब में पाकिस्तान मौजूद है। भारत के मगरबी इलाके वादिय सिंध में शामिल थे। The ancient city of Mohenjo-Daro is one of the first urban centers in human history. Mohenjo-Daro was built around 2500 BC. The city was divided into two districts, the citadel and the lower town. An 100-square-foot tank fed from the Indus River. After approximately 600 years, the city collapsed. No one is quite sure why. यहाँ पे दुनिया के 4 बड़े मज़ाहब, हिंदू मत, सिख मत, चीन मत और बुद्ध मत का जन्म भी यहीं से हुआ। इसके साथ साथ जोधा मत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी अपने अवाइल दौर में ही यहाँ पर पहुँच गए, जिसकी वजह से उनके परमानेंट नक्काश यहाँ पे आपको सकाफत में नजर आएंगे। फिलहाल भारत दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत और परचेजिंग पावर के हिसाब से दुनिया की 3री बड़ी मईशत है। यहाँ पे 1991 में होने वाले मईशी इनकलाब ने दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशत में लाके इसको खड़ा कर दिया है। यहाँ ये मुल्क अब ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर होने के करीब है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे करप्शन, गुर्बत और सेहत के बहुत सारे मसाइल अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये जोहरी हथियार रखने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन चुका है। जोहरी हथियारों से लैस होने की वजह से ये अपने खित्ते का एक ताकतवर मुल्क है। फौज की तादाद के हिसाब से ये दुनिया का 3रा बड़ा और फौज के खर्च के हिसाब से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। यहाँ पे जमहूरी निज़ाम ये एक मुल्क कसीर सकाफती, नस्ली और तहजीब व तमद्दुन रखने वाला मुल्क है। दरिया सिंध के मशरकी जो इलाके हैं, उनको जो अरब तारीखदान थे उन्होंने उसको हिंद लिखा। इसका नाम एक्चुअली भारत था और इसका इंडस वैली की वजह से इसको इंडिया भी कहा जाने लगा, लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम भारत रखा गया। तारीखी लिहाज में इसको भारत और हिंदुस्तान दोनों नाम इसको दिए जाते रहे, लेकिन अंग्रेजी ज़बान में इसका जो तर्जमा किया गया वो इंडिया है और यही नाम ज़्यादातर बुलाया जाता है। तारीखी एतबार से इसको करम भूमि, तपोभूमि भी पुकारा जाता रहा है। बरसगीर पाको हिंद देखा जाए तो 3 अदवार में तकसीम होता है। जो सबसे पहला दौर था वो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा मुगलिया और तीसरा अंग्रेज सल्तनत पर मुश्तमिल था। जो देखा जाए तो जो औरंगजेब आलमगीर की जो दौर था वो मुगलिया दौर का सबसे बड़ा दौर था, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान पे उसका कब्जा रहा। उसके बाद अगर अंग्रेज़ों का देखा जाए तो वो निस्बतन छोटा एरिया पर थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान मौजूदा जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मुश्तमिल है, ये छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। भारत में पत्थरों पर मुसव्वरी तकरीबन 40,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे मुस्तकिल आबादी थी जो वो 9,000 साल पहले बसना शुरू हो गई। तकरीबन इसी आबादी ने तरक्की करके बाद में सिंध-तास तहजीब को जन्म दिया, जो कि 26वीं सदी कबले मसीह से लेकर 19वीं सदी कबले मसीह तक दुनिया पर राज करती रही, अपने अरूज पर रही। इसके बाद आने वाले दौर में 2 नज़रियात हैं।
पहला नज़रिया मार्क्स मोलर ने पेश किया। इसके मुताबिक 15वीं सदी कब्ल मसीह में शमाल की जानब से आर्यों ने हिंदुस्तान में घुसना स्टार्ट कर दिया। आर्यों हमलावर बन के आए थे और ताकत के इस्तेमाल से फैले, मगर इनकी गिनती चंद आर्यी ताकत के इस्तेमाल के बगैर आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में फैले और आर्याई और मुकामी द्राविड़ों के दरमियान में होने वाले ताल्लुक और तबादला ख्याल से विदेक तहजीब ने जन्म लिया। दूसरा नज़रिया ये है कि आर्याई और विदेक लोग हिंदुस्तान के मुकामी थे, जो कि द्राविड़ों की तहजीब से जन्म के बाद अरूज पजीर हुए। 7वीं सदी में अरबों ने मगरबी बरसगीर के इलाके सिंध पर हमला करके कब्जा कर लिया। इससे पहले बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। अरबों के काबिज होने के बाद मुकामी लोगों ने बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल किया। इसके बाद 13वीं सदी में तुर्कों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और शमाली हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम हिंदुस्तान के मालिक बन गए। मुगलों के हमले से पहले ही हिंदुस्तान में मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मुसलमान हो चुकी थी। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने मुगलों को अपने मुताहिद कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान के हाकम बन गए। 1857 के गदर के बाद हुकूमत कंपनी से बरतानवी ताज के पास चली गई। 1876 के बाद बरतानवी शयान को शहनशाह हिंदुस्तान का ओहदा भी मिल गया। मुल्क को संभालने के लिए बरतानवी हाकिमों ने अपनी बाउंड्री और राज कायम कर लिया। बरतानवी पैदावार सस्ती और मुकामी पैदावार महंगी करके मुकामी सनत को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह हिंदुस्तान से पैसा बरतानिया जाता रहा। भारत की तहरीक आज़ादी का ज़्यादातर जोर नस्ली इम्तियाज और ताबे ताजिर पॉलिसी की वजह से ही हुआ स्टार्ट। बरतानिया के खिलाफ एक ज़्यादातर गैर तशद्दुद पसंद हुकूमत चलाकर बरतानवी राज के खिलाफ ज़्यादातर जो गैर तशद्दुद तहरीक थी वो गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरदार अब्दुल कलाम आज़ाद और सुभाष बोस जैसे लीडर्स ने चलाकर मुल्क को आज़ादी दिलाई। 1947 को 15 अगस्त के दिन तहरीक कामयाब हुई और हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई। भारत चूँकि एक जमहूरी मुल्क है तो यहाँ पे जो हुकूमत का सरबराह मुल्क का होता है वो सदर होता है, जिसको 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। यहाँ पे 27 सूबे या रियासतें हैं और इसके साथ साथ 7 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेरे असर काम कर रही हैं। जो इंतज़ामी अमूर हैं उनका ज़्यादा काम कबीना के पास होता है। कबीना का जो सरबराह होता है वो वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म को चुनने के लिए पार्लिमान के अंदर जिस जमात की सबसे ज़्यादा अक्सरियत होती है वो उसको वज़ीर आज़म चुन लेती है और वही वज़ीर आज़म अपनी कबीना तश्कील देता है मुल्क के इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए। भारत इस वक्त दुनिया का आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ पे दुनिया की तकरीबन 17.5% आबादी बसती है। माहिरीन का कहना है कि 2025 तक भारत आबादी के लिहाज से चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस वक्त भारत की जो टोटल आबादी है उसका तकरीबन 65% लोग जो हैं वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में है। भारत में तकरीबन 1000 से ज़्यादा नस्ली गिरोह बसते हैं और इन्हीं की वजह से 1000 से ज़्यादा ज़ुबानें तकरीबन यहाँ पे बोली जाती हैं। दुनिया के जो 4 बड़े ख़ानदानी ज़ुबान हैं वो यहाँ पर आबाद हैं और इसके साथ साथ 2 अहम ज़ुबानों की भी जन्म भूमि यही जगह बताई जाती है। आमतौर पर ज़्यादा हिंदी ज़ुबान बोली जाती है लेकिन दफ्तरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। भारत में मजहबी अकायद और अवामल के तनों की खसूसियत रखता है। आइन में 1976 की जाने वाली 42वीं तरमीम में भारत को एक सेकुलर रियासत डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि रियासत तमाम मज़ाहब के साथ मसावी रवैया रखेगी। बरसगीर कई बड़े मज़ाहब का पैदाइशी वतन भी है, यानी कि हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत और सिख मत। भारत की पूरी तारीख में मज़हब मुल्क की सकाफत का एक अहम हिस्सा रहा है। मजहबी तनों और मजहबी अतदाद दोनों
ممالک میں بذریعہ قانون اور رسوم قائم ہوئے۔ بھارت کا آئین صاف الفاظ میں مذہبی آزادی کو بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کی کل آبادی کا 90% ہندو بھارت میں آباد ہیں۔ زیادہ تر ہندو سمدائیاں اور مندر بھی بھارت میں ہی ہیں۔ اس طرح یہ زیادہ تر ہندو سنتوں کی جنم بھومی بھی کہا جا سکتا ہے۔ الہ آباد دنیا کی سب سے بڑی مذہبی زیارت کمبھ میلہ کی میزبانی کرتا ہے، جہاں پر دنیا بھر کے ہندو بھارت کی 3 مقدس دریاؤں دریائے گنگا، دریائے جمنا اور سرسوتی کے سنگم پر غسل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مغرب میں بھارت کی تارکین وطن ہندو فلسفوں کے کئی پہلوؤں کو عام کیا جاتا ہے، جیسے کہ یوگا اور مراقبہ، کہانیت یا وویک اور تناسخ وغیرہ کے نظریات ہیں۔ 2011 میں بھارت کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی کا 2011 میں بھارت کی جانے والی مردم شماری کے مطابق کل آبادی کا 79.8% ہندو، 14.2% مسلمان اور جبکہ 6% دیگر مذاہب جیسے سکھ مت، مسیحیت، بدھ مت، جین مت وغیرہ ہیں۔ مسیحیت بھارت کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ پارسی اور یہودی قدیم بھارت میں آباد تھے۔ آج کے دور میں ان کی تعداد محض ہزاروں میں رہ گئی۔ بھارت کی تاریخ چونکہ ہزاروں سال پرانی ہے، تو یہاں پہ جو اکثریت لوگوں کا جو لوگ ہیں وہ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم ہندو مت کی کوئی ڈیفائنڈ تعریف نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سے آریہ سماج کے لوگ ہیں جن کو ہندو تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی ہندو تصور کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ہندو وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ خداؤں پر اور بت پرستی کے قائل ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ بھی ہندوؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے کھیل جو کہ دنیا میں اس وقت نہیں کھیلے جاتے، لیکن وہ بھارت میں ابھی بھی کھیلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ پہلوانی، کبڈی اور گلی ڈنڈا وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایشیائی کراٹوں کی بھی جنم بھومی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے ایسے کھیل ابھی بھی زندہ ہیں جن کو دنیا کے باقی حصوں میں نہیں کھیلا جاتا، لیکن اب جدید دور میں یہاں پہ کرکٹ کو بہت زیادہ عروج حاصل ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ کرکٹ، فٹ بال اور دوسرے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں۔ شطرنج کو جس کی ایجاد کی جگہ بھارت کو سمجھا جاتا ہے، وہ بھی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد بھارت نے بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنا کے رکھا اور ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1950 کی دہائی میں جتنے بھی ایشیائی ممالک جن پر یورپی ممالک نے قبضہ کیا گیا تھا، ان کی آزادی کے لیے ان کا ساتھ دیا اور ان کی آزادی کے لیے آواز بھی اٹھائی۔ 1980 کی دہائی میں 2 ممالک سری لنکا اور مالدیو میں ہونے والے جنگ میں بھارت نے حصہ لیا اور وہاں پہ اپنی امن فوج بھی بھیجی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے 3 جنگیں پاکستان کے ساتھ لڑی، 1965 میں، 1971 میں اور 1999 میں۔ 1971 کی جنگ کو چھوڑ کر 1965 کی جنگ اور 1999 کی جنگ زیادہ تر شہری کشیدگی کے لیے ہی لڑی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1962 میں انڈیا نے ایک جنگ چائنا کے ساتھ بھی لڑی۔ ان سارے واقعات کی وجہ سے 1960 کی دہائی میں انڈیا نے رشیا سے زیادہ اسلحہ خریدنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رشیا انڈیا کو اسلحہ فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ بھارت ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے۔ اس کے ایکٹیو جو فوجی ہیں ان کی تعداد 1.3 ملین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو صدر ہوتا ہے وہی فوج کا کمانڈر، سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ بھارت نے 2008 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 36.2 ارب ڈالر اپنی فوج پر خرچ کیے، جو کہ اس کی جی ڈی پی کا 1.83% بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2011 کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے جو اپنا دوسرے ممالک سے جوہری ہتھیار اور دوسرے ہتھیار امپورٹ کیے، وہ خرچ تقریباً
72 अरब अमेरिकन डॉलर बनते हैं। इसके साथ साथ अब भारत की जो वजारत दफा है उसका बजट में तकरीबन 11% इंक्रीज किया गया है 2011 के बाद से। इसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फौजी आलात इंपोर्ट करने वाला मुल्क भी है। आज हम लोग आपको इस सवाल के साथ छोड़ते जाते हैं कि क्या भारत आने वाले दिनों में दुनिया की सुपर पावर बन सकेगा? क्या ये दुनिया पे हुक्मरानी अपनी कायम कर सकेगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें।